बनवारी ने अभी अभी चंदा के साथ 7 फेरे लिए थे। शादी समाप्त होने के बाद सभी बाराती वापस जाने के लिए बस का इंतजार करने लगते हैं। अरे इतनी देर से खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। ये ड्राइवर का बच्चा अभी तक बस लेकर क्यों नहीं आया? सफर भी लंबा है। मैं 50 बार उसे फोन लगा चुका हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है वह बस लेकर भाग गया है। पिताजी, आपने तो उसे पूरे पैसे दिए थे ना, फिर वो बस लेकर क्यों चला गया? अरे बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने उस शराबी ड्राइवर पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे इस तरह धोखा देगा। अरे छोड़िए चाचा जी, हो गया सो हो गया। लेकिन अब हम बारात लेकर वापस कैसे जाएंगे? इतने दूर का सफर है, दुल्हन भी परेशान हो जाएगी। तभी बनवारी का साला सुशांत कहता है, देखिए जीजी, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। पास वाले जंगल में कुछ महीनों से एक पुरानी जली हुई बस खड़ी है। हमें एक बार उस बस को स्टार्ट करके देखना चाहिए, क्या पता काम बन जाए। और कोई उपाय नहीं है? चलो चलकर उसको देखते हैं। फिर सभी लोग गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद आखिरकार वे सभी एक जली हुई बस के पास पहुंच जाते हैं। उस बस को देख बनवारी के साथ साथ उसके पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ जीजी? इस बस को देखकर आप तीनों के होश क्यों उड़ गए? बनवारी खाकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस की हालत तो बहुत खराब है, लगता है इसे बुरी तरह जलाया गया है। बस की हालत तो सच में खटारा हो गई है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। इस बस को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए। हाँ भाई, कौन बस चलाना जानता है? आगे आओ। तभी मनोहर नाम का आदमी आगे आता है। फिक्र मत करो, मैं बस चलाना जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं डीजल का इंतजाम करना होगा। चिंता मत करो, मैं अभी फोन करके अपने दोस्त से डीजल मंगवा लेता हूँ, उसका पेट्रोल पंप है। उसके बाद सुशांत अपने दोस्त को फोन करके डीजल लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद सुशांत का दोस्त 2 बड़े डिब्बे भर के डीजल ले जाता है। चलो इसे टैंक में डाल दो। फिर सभी लोग मिलकर डीजल को टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद मनोहर बस में चढ़कर स्टीयरिंग के पास मौजूद तारों के साथ छेड़खानी करने लगता है और देखते ही देखते बस स्टार्ट हो जाती है। ये देख सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। उसके बाद बनवारी और सारी बाराती बस में सवार हो जाते हैं। फिर मनोहर बस को लेकर सुशांत के घर के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद सुशांत अपनी बहन चंदा को बस में बैठाकर उसे विदा कर देता है। बस गांव से बाहर निकलकर बड़ी सड़क पर तेजी से चलने लगती है। मुझे तो लगा था ये खटारा थोड़ी ही देर में दम तोड़ देगी, लेकिन ये तो हवा से बातें करते हुए दौड़ रही है। लेकिन तभी अचानक मनोहर को सामने वाले मोड़ के किनारे एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। लड़की हाथ दिखाकर मनोहर को बस रोकने का इशारा करती है, जिस पर मनोहर तुरंत ब्रेक लगा देता है। अरे क्या हुआ भाई, तुमने अचानक बस क्यों रोक दी? सामने एक लड़की बूढ़े के साथ खड़ी है, दोनों को लिफ्ट चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो? बैठा लो दोनों को बस में। उसके बाद वो लड़की बूढ़े के साथ बस में सवार हो जाती है। उन दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से उनका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, कहीं तुम दोनों को कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ठंड की वजह से हमने मास्क पहन रखा है। उसके बाद दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। मनोहर बस स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक मनोहर को चक्कर आ जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर पड़ता है। अरे क्या हुआ मनोहर? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी मनोहर जोर जोर से उल्टियां करने लगता है। हे भगवान, ये तो जोर जोर से उल्टियां कर रहा है। लगता है अब ये बस नहीं चला पाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बस नहीं चला सकता। अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है।
अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बस चला सकूं। सत्यानाश, यहीं पर इसकी तबीयत खराब होनी थी क्या? एक तो ये सुनसान इलाका, ऊपर से ये खटारी बस। अब बिना ड्राइवर के ये बस आगे कैसे बढ़ेगी? तभी लिफ्ट मांगने वाली लड़की खड़ी हो जाती है। चिंता मत करिए, मैं बस चलाना जानती हूँ। मैं आप सबको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़की बस चलाना शुरू कर देती है। वो लड़की इतनी तेजी से बस चला रही थी कि बस की रफ्तार देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे ओ लड़की, इतना तेज मत चलाओ, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, बस की रफ्तार थोड़ा धीरे करो, मुझे चक्कर आ रहा है। लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती और लगातार बस की स्पीड बढ़ाने लगती है। ये देख बनवारी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेता है। पागल हो गई है क्या? तेरी समझ में नहीं आ रहा हमने क्या कहा? चल बस की रफ्तार धीरे कर। तभी बनवारी झटके से उस लड़की के चेहरे पर लगा मास्क निकाल देता है। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। अरे बाप रे, तू नहीं, ये नहीं हो सकता। उस लड़की के चेहरे को देख बनवारी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे क्या हुआ बनवारी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तभी बनवारी की दुल्हन चंदा हैरानी से बनवारी की ओर देखने लगती है। क्या हुआ जी? इस लड़की का चेहरा देखकर आपकी हालत खराब क्यों हो गई? तभी लड़की के साथ आया हुआ बूढ़ा आदमी बनवारी का गला पकड़ लेता है। बोल बेरहम, बोलता क्यों नहीं? सबको बता तेरी असलियत क्या है। ये क्या बताएगा पिताजी? अब हम इसकी और इसके माता पिता की असलियत सबके सामने लाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? ये दोनों कौन है जी, और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? खामोश होकर बैठ जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ उस बूढ़े की लाल सुर्ख आंखें, उसका जला हुआ भयानक चेहरा देख सारे बाराती डर के मारे अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उधर वो लड़की तेजी से बस चलाते हुए उसी जंगल में ले जाती है जहां से बनवारी और बारातियों ने बस को चलाया था। ए भगवान, ये लड़की तो हमें वापस उसी जगह पर लेकर आ गई। फिर वो लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ मिलकर बनवारी के साथ साथ उसके माता पिता को घसीटकर बस के नीचे ले आती है। दोनों बाप बेटी शैतान की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी दहाड़ सुनकर कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वो दोनों बनवारी और उसके माता पिता को पास में मौजूद एक कुएं के पास ले जाते हैं। अपने पति और सास ससुर की ये हालत चंदा से देखी नहीं जाती और वो दौड़ती हुई उसी लड़की के पैरों पर जाकर गिर जाती है। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, इन्हें छोड़ दो। आखिर तुम दोनों इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं ये सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। ये बनवारी तुझसे पहले ये मेरा पति था। कुछ महीनों पहले इसने मेरे साथ 7 फेरे लेकर शादी की थी, लेकिन ये और इसके माता पिता तीनों एक नंबर के लालची और धोखेबाज हैं। मेरे बूढ़े पिता ने जिंदगी भर बस चलाकर मेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। मेरे पिता ने मेरी शादी में कोई कमी नहीं रखी थी। इन्हें मनमाना दहेज भी दिया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये तीनों रोज पैसों के लिए मेरी पिटाई करते और इतना ही नहीं, मेरे पूरे शरीर को गरम सलाख से चलाते भी थे। इन तीनों ने मेरी मासूम बच्ची पर बहुत जुल्म किए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये मुझसे पैसे हासिल नहीं कर पाए तो फिर एक दिन इन तीनों ने मिलकर मुझे और मेरी बेटी को इस बस के साथ जला दिया और हमारी लाश को इस कुएं में फेंक कर चले गए। तभी चंदा और बाकी बाराती हैरानी के साथ कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं।
सूखे कुएं के अंदर 2 कंकाल पड़े हुए थे। हमें माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दया करके हमें छोड़ दे। मैं भी तेरे सामने इसी तरह गिड़गिड़ा रही थी बुढ़िया, लेकिन तूने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया। हमें माफ कर दो नीलम, हमें सुधरने का एक मौका दो। तुम तीनों माफी के काबिल नहीं हो। तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैं इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसके बाद वो लड़की और उसका बूढ़ा पिता अपने नुकीले नाखूनों से बनवारी और उसके माता पिता पर हमला कर उनके शरीर को नोच डालते हैं। फिर वे दोनों उन तीनों को कुएं के अंदर फेंक देते हैं। कुएं के अंदर बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर उन तीनों के सिर फट जाते हैं और मौके पर ही उन तीनों की मौत हो जाती है।